नमस्कार दोस्तों। तो आपने सुना था कि ऋषभ मिस्टर खन्ना के साथ डील को फाइनल करता है। हेलो मिस्टर खन्ना, आप कैसे हैं? ऋषभ अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है। हेलो मिस्टर रायचंद, हम बिल्कुल ठीक हैं, पर आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, अनूप जानकर व्यंग ऋषभ पर करता है। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं हूँ। आपकी परेशानी क्या है? आप क्यों वो डील नहीं करना चाहते? मैं हर बार आपकी हर कंडीशन को मानता हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरे डैड आपकी कंपनी में शेयर नहीं होते तो आपसे डील कैसे करवानी, ये मैं अच्छे से जानता था। ऋषभ उनकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में बोलता है। उस पर गुस्सा देखकर मिस्टर खन्ना डर जाते हैं, लेकिन अपना डर चेहरे पर नहीं आने देते। मैं इस डील के लिए तैयार हूँ, लेकिन मिस्टर खन्ना बोल ही रहे थे कि तभी उनके बात को बीच में काट कर ऋषभ बोलता है, लेकिन क्या? लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं भी इस डील के लिए तैयार हूँ। मिस्टर खन्ना शैतानी मुस्कान के साथ बोलते हैं। कैसी शर्त? ऋषभ बोलता है, तुम्हें मेरी बेटी नताशा के साथ शादी करनी होगी, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ये डील भी कर लूँगा। मिस्टर खन्ना बोलते हैं। उनकी बात सुनकर ऋषभ चौंक जाता है। यह डील ऋषभ के लिए बहुत ज़रूरी थी। ऋषभ के डैड और मिस्टर खन्ना बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने अपना बिजनेस एक साथ शुरू किया था। सुधीर जी की मौत के बाद उनके जितने भी शेयर्स मिस्टर खन्ना की कंपनी में थे, वो सब मिस्टर खन्ना ने वापस नहीं किए। उन्हीं शेयर्स के लिए इस डील का होना बहुत ज़रूरी था और उसके लिए ऋषभ के पास अब नताशा से शादी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मिस्टर खन्ना अच्छे से जानते थे कि ऋषभ और उसकी मॉम के लिए यह डील बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इस शर्त को उसके सामने रखा। ऋषभ, क्या सोच रहे हो? मिस्टर खन्ना उसे खोए हुए देखकर कहते हैं। मैं आपको इस बारे में सोचकर जवाब दूंगा, ऋषभ बोलता है। मुझे उम्मीद है जवाब हाँ में होगा। अगर जवाब हाँ हुआ तो मैं जल्दी ही इस डील को करने की कोशिश करूँगा। मिस्टर खन्ना बोल ही रहे होते हैं। मुझे मेरे डैड के शेयर्स भी वापस चाहिए, ऋषभ बीच में बोलता है। ये सुनकर मिस्टर खन्ना परेशान हो जाते हैं। वो अपने हाथ आई बाजी ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। वो जानते थे कि ऋषभ अभी शांत है, लेकिन आगे वो उस पर ऐसा दबाव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अभी ऋषभ मजबूर है लेकिन कमज़ोर नहीं। और बात अब उनकी बेटी की थी जो ऋषभ को बहुत चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऋषभ से की नताशा की शादी की बात। ठीक है, मैं तैयार हूँ मिस्टर खन्ना, ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। ऋषभ वहीं बैठा यही सोचता है कि उसने जो किया वो सही है या नहीं, फिर सिर झटकता है। मेरे लिए डील ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ भी नहीं। ऋषभ वहाँ से निकल जाता है। शाम का वक्त, बुटीक। शाम को बानी और दिशा घर जाने के लिए चेंजिंग रूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। हम मैम के केबिन में जा रहे हैं, बानी ये बोलकर नेहा के केबिन में चली जाती है। बानी, कल रायचंद इंडस्ट्री जाना, जिस फैब्रिक की हमें ज़रूरत है वो हमें वहाँ मिल जाएगा। रायचंद इंडस्ट्रीज़ दिल्ली की फैशन वर्ल्ड की टॉप इंडस्ट्रीज़ में से एक है, तुम वहाँ जाकर उन्हें एक बार देख लेना, नेहा बोलती है। ओके मैम, मैं कल रायचंद इंडस्ट्रीज चली जाऊंगी। बानी ये बोलकर केबिन से बाहर चली जाती है। बानी और दिशा बुटीक से निकलकर अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। बानी घर जाते ही सबसे पहले सीधे सीमा जी के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी सैलरी दे देती है। पैसे देखते ही सीमा जी खुश हो जाती हैं और फिर सीमा जी कुछ पैसे उसमें से निकाल कर बानी को देती हैं, जो उसके आने जाने और कुछ चीज़ों के खर्च के लिए थे। सीमा जी और बानी को आपस में इतना खुश देखकर रिया का मन बुरी तरह जल रहा था। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। रात का वक्त, रायचंद पैलेस। ऋषभ अपने घर आकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। जया जी उसे रोकना चाहा, पर उसका परेशान चेहरा देखकर उन्होंने उसे रोकना जरूरी नहीं समझा। यह सोचकर कि किस बात से वो परेशान है वो सुबह उससे पूछ लेंगी। अपने कमरे में आते ही ऋषभ अपने कोट को उतारकर फेंक देता है। अपनी शर्ट के ऊपर 2 बटन खोल लेता है और अपनी शर्ट के बाजुओं को कोहनी तक फोल्ड कर लेता है। फिर ऋषभ अपने कमरे की बालकनी में आकर अपने दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़कर झुककर खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में मिस्टर खन्ना की शर्त घूम रही थी। इस वक्त तो उसकी शर्त से निकलने का कोई भी रास्ता ऋषभ को नज़र नहीं आ रहा था। ऋषभ ने अपने आप को इतना मजबूर कभी भी महसूस नहीं किया था जितना वो इस वक्त मजबूर था। उसने सोच लिया था सुबह होते ही वो सबसे पहले जया जी के इस बारे में बताएगा। ऋषभ यही सोचता हुआ जाकर अपने कमरे में आकर बेड पर सो जाता है। सुबह का वक्त, मिश्रा हाउस। नहाकर वो पूजा घर में पूजा करने जाती है। तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। तभी विहान उसके कमरे में आता है। विहान, क्या हुआ? कुछ काम था? बानी उसे परेशान देखकर पूछती है। दीदी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो स्कूल में साइंस का प्रोजेक्ट दिया है, माँ ने पैसे देने से मना कर दिया है। वो बोल रही हैं ये सब बेवजह के खर्चे हैं, पर ये प्रोजेक्ट मेरे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप मुझे कुछ पैसे दे देंगी? विहान परेशान और घबराते हुए कहता है।
बच्चा, आपको कब से हमसे ऐसे पूछने की ज़रूरत पड़ने लगी? आप इतना घबरा क्यों रही हो? और हमें विश्वास है कि हमारा बिहान एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आप रुको, हम अभी पैसे लाते हैं। बिहान को बोलकर बानी अपनी अलमारी की ओर चली जाती है और अलमारी में से उन पैसों में से कुछ पैसे उठा लेती है जो कल सीमा जी ने उसे आने जाने के किराए और कामों के लिए दिए थे। बानी वो पैसे लाकर को बिहान को दे देती है। थैंक यू सो मच दीदी, आप वर्ल्ड की बेस्ट दीदी हो, बिहान खुश होते हुए कहता है। आगे से कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना किसी परेशानी के अपनी दीदी के पास आ जाना। बानी प्यार से बिहान के गाल को छूकर उससे कहती है। ओके दीदी, यह बोलकर बिहान वहाँ से चला जाता है। बानी जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है और नाश्ता करने बैठ जाती है। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगती है। आराम से नाश्ता करो, थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। बानी को इतना जल्दी में नाश्ता करते देख बीरन जी उससे रोकते हैं। पापा, हमें देर हो रही है, बानी बोलती है। थोड़ी देर हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा, आराम से खाओ, बीरन जी बोलते हैं। इतने में सीमा जी बानी की लंच पैक करके ले आती हैं और उसे दे देती हैं। बानी अपना नाश्ता लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। अपना टिफ़िन बॉक्स लेकर निकल जाती है। बानी आज पैदल जाने का तय करती है क्योंकि उसके किराए के पैसे उसकी बिहान को दे दिए थे। सीमा जो उसे पैसे और देने वाली नहीं थी, वो पैदल ही बुटीक के लिए निकल पड़ती है। रायचंद पैलेस। सुबह ऋषभ उठकर जिम में जाता है और पसीना बहाता है। उसका जिम रायचंद पैलेस के 2nd फ्लोर पर था। मिस्टर खन्ना की शर्त के बारे में सोच कर आज उसे और दिन से ज़्यादा ही पसीना आ रहा था। ऋषभ जिम से आकर शॉवर लेने चला जाता है। उधर जया जी कल रात से ऋषभ के बारे में सोचकर परेशान थी। वो नाश्ता लगाते हुए ऋषभ के आने का वेट कर रही थी। ऋषभ शॉवर लेने के बाद जल्दी से तैयार होकर नीचे आता है जहाँ जया जी डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। गुड मॉर्निंग मॉम, ऋषभ कुर्सी पर बैठते हुए कहता है। गुड मॉर्निंग बेटा, जया जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं। जया जी ऋषभ नाश्ता करने लगते हैं। जया जी ऋषभ को नोटिस करती हैं कि वो अभी बहुत परेशान लग रहा था। कोई बात है क्या ऋषभ? तुम कल रात से बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे हो। जया जी नाश्ता करते हुए ऋषभ से पूछती हैं। जया जी के इतना पूछते ही अचानक से नाश्ता करते हुए ऋषभ के हाथ रुक जाते हैं। वो जया जी की तरफ देखता है और मन में बोलता है, मॉम कितनी फिक्र कर रही हैं। सिर्फ इतना सोचकर ही मैं परेशान हूँ। अगर मैंने मॉम को डील के लिए मिस्टर खन्ना की शर्त के बारे में बताया तो फिर वो ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और मॉम को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता। मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा। कहाँ खो गई बेटा? मैं कुछ पूछ रही हूँ। जया जी ऋषभ को खोए हुए देखकर उसको आवाज़ देकर पूछती हैं। कहीं नहीं मॉम, आप क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं? मैं परेशान नहीं हूँ, वो आज कुछ फॉरेनर से मीटिंग है तो उसी के बारे में सोच रहा था। आप परेशान न हो। ऋषभ उन्हें झूठ बोलता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? ऐसा कोई काम है जो कि आज मेरा ऋषभ नहीं कर सकता? जया जी खुश होते हुए कहती हैं। यस मॉम, ऋषभ बोलता है। वो दोनों नाश्ता करते हुए फिर ऋषभ अपने ऑफिस और जया जी बुटीक के लिए निकल जाती हैं। सड़क पर इधर बानी बुटीक जाने के बाद पैदल ही रायचंद इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाती है और वह सड़क की साइड चल रही होती है। तभी सामने से एक काले रंग की कार बहुत तेज़ रफ्तार में आ रही थी। अचानक कार के ब्रेक लगने से उस कार के पहिए की बहुत तेज़ आवाज़ होती है और कार बिल्कुल बानी के कुछ इंच दूर ही रुकती है। डर के उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और घबराकर अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के आगे कर लेती है। कुछ ही देर बाद बानी को जब लगता है कि वो ठीक है तो वो अपनी आंखें खोलती है और अपने हाथों को अपने चेहरे से आगे से हटाती है। इधर सामने कार में बैठा शख्स जैसे ही बानी को देखता है तो वो अपनी पलकें झपकाना भूल जाता है। बानी ने आज लाल रंग की लॉन्ग कुर्ता और ब्लैक प्लाजो पैंट पहना था और जिस पर ब्लैक दुपट्टा था। इस वक्त डर से उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था। उसके होंठ काँप रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और बड़ी हो गई थीं। बानी ऐसे डरी हुई हालत में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्लू जीन्स, ब्राउन टी शर्ट, उम्र 27, ब्लैक गॉगल्स, बाल हल्के बिखरे हुए, महंगी घड़ी पहनी कार के अंदर बैठा इंसान बाहर आता है और उसे देखकर कोई भी बोल सकता है कि वो इंसान किसी रईस आदमी की औलाद है। यह है साहिल खन्ना, जो मिस्टर अनूप खन्ना का बेटा था, जो एक नंबर के बिगड़ा, अय्यास और लापरवाह और अपने पैसों के घमंड में चूर लड़कियों को सिर्फ खिलौना समझता था। कोई चीज़ एक बार पसंद आ जाए तो उसे हासिल करके ही रहता था। साहिल को बानी देख रहा था, तभी बानी उसे देखकर गुस्से में उसके पास आती है। आप अंधे हैं क्या? रोड पर आपने खरीद रखी है जो रोड में अपनी गाड़ी भगा रहे हैं। अगर अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता, बानी गुस्से में बोलती है।
मगर साहिल को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस बानी को एकटक देखे जा रहा था। उसने बहुत सी सुंदर लड़कियां देखी थी, पर आज तक उसने बानी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। साहिल अचानक से बानी का हाथ पकड़ लेता है। यू आर सो ब्यूटीफुल बेबी, अपनी इस खूबसूरती का थोड़ा सा मजा मुझे भी दे दो, साहिल आहे भरते हुए कहता है। उसकी इस हरकत पर बानी को गुस्सा आ जाता है और वो साहिल को खींच कर एक थप्पड़ मार देती है, जिससे साहिल उसका हाथ छोड़ देता है। ये क्या बदतमीजी है, बानी बहुत गुस्से में बोलती है। साहिल का मुंह दूसरी ओर हो जाता है, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। और आज तक उसे सिर्फ ये पता था कि कोई भी लड़की उसके सामने खुद को सौंपने देती थी, लेकिन आज एक लड़की ने उसे रोड पर सबके सामने थप्पड़ मार दिया। 2 टके की लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे साहिल खन्ना को, तुम जानती नहीं हो मैं क्या कौन हूँ। साहिल बहुत गुस्से में बोलता है। तुम हैसियत में तुमसे छोटे होंगे, लेकिन तुम जैसे अमीरों की तरह बिगड़े हुए बदतमीज नहीं है, जो सड़क पर चलती किसी भी अनजान लड़की का हाथ पकड़ लें। और आज तुम्हें जो थप्पड़ लगा है, इसे हमेशा याद रखना, क्योंकि ये तुम्हें हमेशा याद लाएगा कि हर कोई बिकने के लिए नहीं होता। इतना बोलकर बानी वहाँ से चली जाती है। साहिल गुस्से भरी आंखों में जाती हुई बानी को देखता रह जाता है। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसका जवाब बहुत जल्दी तुम्हें मिलेगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच, साहिल गुस्से में बोलता है और फिर अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। रायचंद इंडस्ट्रीज। ऋषभ अपने केबिन में बैठा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। तभी उसके केबिन में कोई आता है। ये कोई और नहीं, साहिल ही था। साहिल और ऋषभ दोनों दोस्त थे। ऋषभ को पता था साहिल के डैड यानी मिस्टर खन्ना अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और वो उसकी कोई बात नहीं डालते, इसलिए ऋषभ से साहिल को इस बारे में बात करने के लिए अपने ऑफिस बुलाया था। कैसे हो साहिल, ऋषभ अपनी कुर्सी से खड़े होकर अपने उसके पास आकर हाथ मिलाते हुए कहता है। एकदम बढ़िया, तू सुना, आजकल कॉलेज के बाद बहुत बिजी रहने लगा है, ना कोई पार्टी ना कोई क्लब, घूमना फिरना सब बंद, साहिल शिकायत करते हुए बोलता है। बस यार, तुझे पता है ना, मॉम सब अकेले संभाल रही थी, तो मेरा कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऋषभ उसे बिठाते हुए कहता है। हाँ आंटी की हेल्प की ज़रूरत तो थी। चल ये बता, तूने मुझे कितनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया, साहिल उससे पूछता है। तेरी एक हेल्प चाहिए यार, ऋषभ बोलता है। हेल्प, कैसी हेल्प, साहिल हैरानी से पूछता है। हमारी जो डील तेरे डैड के साथ होनी है, उसके लिए वो तैयार नहीं है, और ऊपर से उन्होंने एक शर्त और रखी है, जिसे सोचकर कल से मैं बहुत टेंशन में हूँ। ऋषभ बोलता है। कैसी शर्त, साहिल बोलता है। अंकल ने मेरी सामने शर्त रखी है कि तेरी बहन नताशा से शादी कर लूँ, तो उनसे बात कर ये जिद छोड़ दे। मेरे मन में नताशा के लिए कोई फीलिंग नहीं है और ये डील मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ऋषभ परेशान सा बोलता है। सुन यार, मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ, पर सच में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। डैड अपने बिजनेस के मामले में तो मुझे बिल्कुल नहीं बोलने देते, और वो नताशा से तो मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सॉरी यार, आई कांट, साहिल बोलता है। इट्स ओके, तो सॉरी मत बोल, सब उसकी परेशानी समझते हुए बोलता है। चल अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, साहिल ये बोलकर ऋषभ के केबिन से बाहर आता है। जैसे ही वो ऋषभ के केबिन से बाहर आता, तभी उसकी नज़र सामने से आती बानी पर पड़ती है। कुछ देर पहले उसे अपने गाल पर पड़ा थप्पड़ याद आ जाता है। साहिल को बहुत गुस्सा आने लगता है, पर कुछ सोचकर गंदी हंसी हंसकर वो बानी को देखता है, जैसे उसके दिमाग में कोई वाहियात प्लान चल रहा हो। पहली मुलाकात, बानी खड़े होकर एक नज़र उस आलीशान बिल्डिंग को देखती है, जिस पर बड़े अक्षरों में बिल्डिंग के टॉप पर रायचंद इंडस्ट्री लिखा था। उस बिल्डिंग को देखकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। बानी ऑफिस के अंदर जाती है और सीधा रिसेप्शन पर पहुंचती है। रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। हेलो मैम, मैं फैशन पॉइंट बुटीक से आई हूँ, आप प्लीज़ चेक करके बताइएगा मुझे मीटिंग के लिए किससे मिलना होगा। बानी रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछती है। मुझसे स्वीट हार्ट। अचानक पीछे से आई आवाज़ को सुनकर बानी मुड़कर उस ओर देखती है, तो सामने साहिल को देखकर बानी चौंक जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्या बदतमीजी है, बानी गुस्से में बोलती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे अगले पार्ट का इंतज़ार करें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको और कौन सी कहानी चाहिए, तो मैं वही स्टोरी लेकर आऊँगी आपके लिए। तो मिलेंगे अब अपने अगली कहानी।